हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास नाइन्थ का मॉडल पेपर सेट जो है उसका सेट 2 रिलीज हो चुका है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो जैक बोर्ड ने क्लास नाइन्थ का जो है वो मॉडल सेट रिलीज कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब नाइन्थ की भी जो है वो परीक्षाएँ होंगी और उसमें आपको 40 जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर उसका मॉडल पेपर सेट 2 रिलीज हो गया है। तो इस वीडियो में मैं उसी मॉडल पेपर का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा और इसी तरह का जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय है? तो अगर हम देखें तो ये 2 परिमेय है और √5 अपरिमेय है। तो 2 परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। यहाँ पे 1/√2 ये भी अपरिमेय संख्या है और 2π ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो √7 कैंसिल हो जा रहा है, यानी ये जो है ये आपका आ रहा है 2/√7, 2/7, 2/7 आ रहा है। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये होगा सही, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। √7 और √7 कैंसिल हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, शून्य क्या है? तो शून्य यानी जीरो जो है वो एक पूर्ण संख्या है। शून्य जो है वो एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो शून्य जो है वो एक पूर्ण संख्या है। चौथा है, 1/√2 का परिमेयकरण है। तो 1/√2 का परिमेयकरण अगर हम करते हैं तो हमें क्या करना होगा? 1/√2 और इसे में √2 से गुना और √2 से भाग देना होगा। तो √2 से गुना और √2 से भाग देना होगा, तो आ जाएगा ऊपर √2 और नीचे √2 इंटू √2, तो 2 हो जाएगा। तो √2/2 ये होगा √1/√2 का परिमेयकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि √2/2 यही होगा 1/√2 का परिमेयकरण। अगला क्वेश्चन है, 36 का घातांक 1/2 का मान होगा। तो हमें पता है कि 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर। तो रूट अंडर 36, 36 का घातांक 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 36। तो रूट अंडर 36 का मान होता है 6। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि होगा 6। अगला है, 64 का घातांक 1/2 का मान होगा। तो सेम क्वेश्चन है, 64 को अगर हम लिखें रूट के अंदर तो रूट अंडर 64 का मान होता है 8। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि किसी भी पद का उसमें जो घातांक है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, और यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ ये जो y है, अगर ये y को हम अंश में लेके जाएं तो हमें मिलेगा 2 + y का घातांक -1। तो यहाँ पे हमें जो है इसका पावर यानी इसका घातांक जो है वो नेगेटिव मिल जा रहा है, वो ऋणात्मक हो जा रहा है। तो ये जो है ये एक बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन त्रिघाती बहुपद है? तो त्रिघाती बहुपद का मतलब होगा कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। तो इसकी घात जो है, इसकी घात अगर हम देखें तो इसकी घात 2 है, इसकी घात अगर हम देखें तो इसकी घात 2 है, इसकी घात अगर हम देखें तो इसकी घात 1 है, लेकिन यहाँ इसकी जो घात है इसकी घात 3 है, क्योंकि घात अधिकतम घातांक को कहते हैं। तो अधिकतम घातांक इन सब में हम देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो ये एक त्रिघाती बहुपद है, जिसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 2x + x² + x में x का गुणांक है। तो यहाँ x का गुणांक का क्या मतलब हो कि यहाँ x जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, यानी x जो है यहाँ किस संख्या के साथ, x² जो है वो किस संख्या के साथ गुना है। तो x² के साथ जो है यहाँ +1 गुना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे +1 गुना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, px = 2x + 1 के शून्यक हैं। इसका मतलब हुआ कि इस बहुपद का शून्य क्या है। तो हमें अगर किसी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो हम उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ px को 0 के बराबर करें
तो हमें मिलेगा 2x + 1 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर जो हमारा जो x का मान आ जाएगा वो हो जाएगा -1/2, -1/2। तो -1/2 जो होगा यही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी -1/2 इस बहुपद का शून्यक है। अगला क्वेश्चन है, x + 1 से 3x³ + x - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो हम अगर इसे भाग देंगे तो x + 1 से हमें भाग देना है, x + 1 से हमें भाग देना है 3x³ + x - 1 को, इसे हमें भाग देना है। तो हम इसे सबसे पहले 3x² से करेंगे तो हमें मिलेगा 3x³ + 3 + 3x²। तो यहाँ अगर हम इसे घटाते हैं तो हमारा ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, हमें मिलता है 3x² + x - 1। तो अब हम इसे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3x² + 3x। तो अब हम इसे फिर से अगर घटाते हैं तो साइन चेंज होगा और ये आएगा -2x - 1। तो -2x - 1 लाने के लिए हमें इसे -2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा आएगा -2x - 3। अब इससे हम फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा। तो हमारा जो शेषफल आ जाएगा वो आ जाता है 2 +3 - 1, तो 2 आ जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है वो सेकेंड नंबर ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी जिसमें दो वेरिएबल हो, दो चर पद हो। तो यहाँ यहाँ देखते हैं, अगर x तो एक ही चर पद है, यहाँ भी x ही है तो एक ही चर पद है, यहाँ भी x ही है तो एक ही चर पद है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण में यहाँ x और y दोनों है, दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि x - y = 2 का हल है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम सारे पॉइंट को यहाँ पुट करके देखेंगे एक एक करके कि कौन सा इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देखेंगे दो, अगर x = 2 और y = 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि 2 - 1 1 आता है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 में जो ऑप्शन दिया है 4 2 यानी x = 4 y - 2, तो हम ये रख के देखते हैं तो हमें आएगा x = 4 यानी 4 - 2 = 2। तो ये जो है ये सही है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा और यही जो है इस समीकरण का एक हल है। अगला क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो उनका एक हल होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अगर हम चतुर्थांश की बात करें तो ये है कार्तीय तल, ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है -3 - 5 वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -3 - 5 अगर x भी माइनस में हो और y भी माइनस में हो तो ये जो बिंदु होता है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु C का निर्देशांक है। तो यहाँ पे एक बिंदु आपको C दिया हुआ है, इसका आपको निर्देशांक बताना है। तो इस बिंदु C का निर्देशांक, हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं पहले उसका x कोऑर्डिनेट उसके बाद उसका y कोऑर्डिनेट। तो बिंदु C के लिए हम लिखेंगे, बिंदु C का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या है, -5 है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये x अक्ष को यहाँ पे -5 पे है मिल रहा है, तो ये -5 होगा। और इसका y निर्देशांक जो होगा वो होगा 2।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद y निर्देशांक लिखते हैं। तो इसका निर्देशांक होगा -5 2। तो -5 2 इसका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 105 डिग्री का संपूरक कोण है। तो 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण का मतलब जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 105 डिग्री का संपूरक कोण होगा, यदि उन दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 180 में हम अगर 105 को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कि 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। तो 180 में अगर हम 105 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर 4, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं? तो जैसे दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उस कोण को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दो कोणों को हम पूरक कोण कहेंगे। तो जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन दो कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन दोनों कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान क्या होगा? तो मैं कहा था कि इस आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये रैखिक युग्म अभिगृहित को सेटिस्फाई करेगा। तो रैखिक युग्म अभिगृहित हमें कहता है कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यानी अगर हम इन दो कोणों का योग निकालें x प्लस 82 डिग्री तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि ए ओ बी एक सरल रेखा हमें क्वेश्चन में दे दिया है। तो अगर हम x का मान निकालें तो हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री। तो अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 98 डिग्री, 98 डिग्री। तो 98 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति में x का मान होगा। तो इस आकृति में x का क्या मान होगा? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x जो है इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो हमें पता होता है कि बाह्य कोण जो होता है वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण जो है हमारा वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो सम्मुख अंतः कोण क्या है? 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 100 डिग्री। तो जो किसी भी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण होता है वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो सम्मुख अंतः कोण इसके 80 डिग्री और 20 डिग्री है, तो इन दोनों का योग हमारा आ गया 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे इस मॉडल सेट के 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब क्योंकि मैं अगर 40 क्वेश्चन अगर डिस्कस करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहा हूं। और अगली वीडियो में जो कि इसी चैनल पे अपलोड करूंगा उसमें मैं इसके आगे के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे की वीडियो भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।